हेलो एवरीवन, मैं हूँ अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूँ एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। केमिस्ट्री का ये फोर्थ चैप्टर और हमारी साइंस के बुकलेट का भी फोर्थ चैप्टर होने वाला है। तो बिना प्लम पुडिंग खाए चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का मतलब क्या है कि जो एटम है अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। यार हमने लास्ट चैप्टर के अंदर बात करी थी कि अगर एक एलिमेंट है तो एलिमेंट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम एटम कहते हैं। तो यार साइंटिस्ट लोगों ने बोला यार हमें क्यूरियस आदमी, ठीक है, हमें क्यूरियस लोग, क्यूरियस मतलब कि यार हम हर चीज को जानने में इच्छुक रहते हैं और जानना चाहते हैं कि हर चीज के अंदर क्या है। ठीक है, साइंस का मतलब होता है यार कि हम हर चीज की थ्योरी जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज कैसे काम कर रही है। तो यार हमने ये क्वेश्चन भी पूछ लिया, क्या जो जैसे हमारे पास अगर एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो जो एटम है उसके अंदर क्या होता है मुझे उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करके दो। तो साइंटिस्ट के सामने यार एक ये नया ही बिल्कुल वो आ गया क्वेश्चन आया कि यार एटम के अंदर क्या है, मुझे उसके अंदर की जानकारी भी निकाल के देनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन लास्ट चैप्टर वी स्टडीड अबाउट एटम्स बट व्हाट इज एटम रियली मेड अप ऑफ। तो यार अब एटम बनता किससे उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे चैप्टर के अंदर। तो पहले यार यहाँ पे लिखा है चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम एटम्स के ऊपर बात करें, अब थोड़े चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर बात करते हैं। चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, चार्ज पार्टिकल्स बोल देंगे, राइट। इन शॉर्ट यार अगर मैं उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज लेके आऊंगा तो वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, ऐसा हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, वेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स इट इज नोटिस्ड दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर अदर थिंग्स और दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये देखो जब क्या होता है ना कि अगर तुम किसी कपड़े को और कॉम को जब तुम रब करते हो लगातार, ठीक है, जब तुम कॉम को या तो फिर जब तुम अपने बालों के साथ अपने कॉम को यूज करते हो एंड उसके बाद जब पेपर से उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो ना, तो वहां पे इंश्योर पेपर अट्रैक्ट होता है, राइट। तो ये क्यों होता है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल चार्जेस का डेवलपमेंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल चार्जेस का डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट यार हमारे जो एटम्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल चार्जेस होने चाहिए, ताकि यार हमारी जो ऐसी चीज जो कि पहले न्यूट्रल थी, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जो कि चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल है, ठीक है, जो चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल होता है। तो बेसिकली अगर कोई न्यूट्रल चीज को सडनली एक चार्ज चीज में बदलना है, इसका मतलब है कि जो उसके अंदर एटम्स है, ठीक है, जो उसके अंदर जो एटम्स है उसके अंदर भी चेंज होना चाहिए इलेक्ट्रिकल लेवल पे। इलेक्ट्रिकल लेवल मतलब क्या, इलेक्ट्रिकली वो चार्ज बनना है, बन जाना चाहिए उसके एटम। इसका मतलब क्या है कि हर एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकली चार्ज चीजें होंगी जो कि अगेन गेन या लूज हो सकती है, ठीक है, जो कि अगेन क्या होती है, गेन या फिर लूज हो सकती है। अगर ऐसा हमारे पास सीन है तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दस एटम हैज टू बी डिविजिबल एंड कंटेन चार्ज पार्टिकल। जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली कि जो एटम होगा उसे डिविजिबल भी होना पड़ेगा और उसको चार्ज पार्टिकल भी रखने पड़ेंगे ये चीज को होने के लिए। एंड यार अब ये जैसी चीज तो दिमाग में आई साइंटिस्ट लोगों के कि यार ये चीज होनी चाहिए, तो फिर हमारे पास काफी सारे साइंटिस्ट लोग निकल के आए जिन्होंने बोला इस चीज को हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, इस चीज को हम क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे। तो प्रूफ में उन्होंने क्या करा, उन्होंने यार एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लिया, ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाया। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बताया, अब यार बेसिकली ये जो है ना एक ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है जिसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये जो ट्यूब है इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब, और ये अगेन ग्लास से बनी होती है, काफी थिक सी ट्यूब होती है, ठीक है, जिसका नाम बोल दिया मैंने डिस्चार्ज ट्यूब। अबे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस होती है, ठीक है, कोई भी हमारे पास गैस होगी। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, अंदर हमारे पास गैस पार्टिकल्स होंगे, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ गैस पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, अंदर का जो एरिया है वहां पे गैस पार्टिकल्स मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे अंदर हमारे पास गैस पार्टिकल्स हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, पहला। उसके बाद हमने क्या करा कि हमने बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हमने हाई वोल्टेज, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हमने कनेक्ट कर दी अक्रॉस द ट्यूब। ठीक है, हमने ट्यूब के अक्रॉस बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से एक साइड एक पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट हो गया और एक साइड एक नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट हो गया। ठीक है, ये चीज हमारे पास है। और हमने जब हाई वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया ना, तो हमें एक चीज नोटिस हुई, हमने एक ऑब्जर्वेशन मार्क करी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मार्क करी और ऑब्जर्वेशन को मैंने नीचे लिख दिया। ऑब्जर्वेशन का कहती है यार, अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल वाज ऑब्जर्व्ड कमिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, अब यार हमने एक चीज नोटिस करी कि एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की एक बीम मुझे पॉजिटिव प्लेट की तरफ आती हुई दिखी। ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुझे एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल आती हुई दिखी, जिसका हमने नाम दे दिया कैथोड रेज। जिसका हमने क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज। आउट ऑफ नथिंग यार हमने इसका नाम दिया कैथोड रेज, कोई लॉजिक नहीं था। दस देवर नेगेटिवली चार्ज। ऑब्वियसली बात है, अगर हम कोई पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर दौड़ा दौड़ा आ रहा है, ऑब्वियसली बात है, हम सब जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, राइट। अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये चीज हो रही होती है, राइट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर कोई चीज आ रही है, अट्रैक्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिवली चार्ज होगी खुद में, पहली चीज। और दूसरा, हमने उसका नाम दे दिया कैथोड रेज। ठीक है, हमने उसका क्या नाम दिया, कैथोड रेज दे दिया। अब यार
जिसने इसको निकाला था ना, इन सब चीजों के बारे में बात करी थी, तो जे जे थॉमसन ने बेसिकली इसके अंदर कोई जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो रेज हैं, जो कैथोड रेज हैं, उनके जो पार्टिकल्स है उनका नाम जे जे थॉमसन ने दे दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि बेसिकली उन्होंने कहा कि जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज जो है वो बेसिकली बेसिकली इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट होते हैं उससे। जैसे यार हमारे पास कोई अगर एलिमेंट है तो वो बहुत सारे एटम से बना होता है, वैसे ही जे जे थॉमसन जिसने इसका सारी डिस्कवरी करी थी, उन्होंने बोला कि जो कैथोड रे है वो सारे इलेक्ट्रॉन से बनती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से हमारे पास कैथोड रे का बेसिकली बोल सकते हो बनना होता है। और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, ठीक है। तुम यहाँ पे देखो इसको, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने क्या करेंगे, ई का इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ऊपर एक माइनस का साइन डाल देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, नेगेटिवली चार्ज था तो मैंने यहाँ पे माइनस का ऊपर एक चार्ज भी डाल दिया है। सिमिलरली अ पार्टिकल ऑफ जस्ट अपोजिट चार्ज, ठीक है, सिंपली इसका जस्ट अपोजिट चार्ज था, जो इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव था, ठीक है, अगर नेगेटिव कुछ हमारे पास से बोलते हैं क्यू चार्ज था, तो हमारे पास जो एक और ऐसा पार्टिकल निकला गया जिसका चार्ज है बिल्कुल उसका अपोजिट है, मतलब कि पॉजिटिव क्यू होगा, एंड उसका जो मास था वो 2000 टाइम्स था, ठीक है, 2000 टाइम्स था इलेक्ट्रॉन के, वो हमें पाया मिला, ठीक है। वो हमने निकाला वहां से इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एंड उस पार्टिकल का हमने क्या नाम दिया, उस पार्टिकल का ई गोल्डस्टीन था जिसने इसका नाम दिया था, एंड इसका नाम हमने दिया प्रोटॉन, ठीक है, इसका नाम हमने क्या दिया, प्रोटॉन दे दिया। ऑब्वियसली बात है, अगर वो नेगेटिव चार्ज था हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो इसका चार्ज पॉजिटिव है तो इसके ऊपर प्लस का साइन मिल गया है, एंड प्रोटॉन पी है तो ऑब्वियसली बात है मैंने यहाँ पे पी यहाँ पे इसको डाल दिया, ठीक है, पी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो इसका सिंबल क्या बन के आता है, पी प्लस इसका सिंबल होता है, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल इज पी प्लस। इसका मास जो है, ठीक है, इसका जो मास है वो 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एंड इसका जो चार्ज है वो माइनस टाइम, ठीक है, अगर नेगेटिव अगर कुछ था तो इसका पॉजिटिव है, राइट, तो माइनस टाइम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा, राइट, तो इसका माइनस टाइम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन का। तो ये हमारे पास कुछ डिस्कवरीज थी 10। तो बेसिकली यार हमने एक और चीज पता चली इससे, जो हमें इन्वेंशन हमने बोला कि यार इससे हम ये चीज बता सकते हैं क्लियरली कि जो एटम्स है वो न्यूट्रल होते हैं जनरली, ठीक है, जो एटम्स होते हैं वो तो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, मैं भी न्यूट्रल, तुम भी न्यूट्रल, सब अनचार्ज है जब तक, ठीक है, जब तक है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का लूज या गेन ना हो रहा हो, राइट। 10 हमारे पास अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि दोनों का चार्ज ऑब्वियसली सेम है, ठीक है, दोनों का चार्ज क्या है तो ऑब्वियसली सेम है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 5 प्रोटॉन होने चाहिए, ताकि यार दोनों का गेन चार्ज बैलेंस हो जाए, नेट चार्ज जो है किसी किसी भी एटम के ऊपर वो जीरो हो जाए, ठीक है, नेट चार्ज बोल सकते हैं यहाँ पे, नेट चार्ज जीरो हो जाए। सिमिलरली यार एक और चीज बोल रखी थी कि प्रोटॉन्स मस्ट बी इनसाइड और इन द इंटीरियर एज दे आर ऑल्सो हार्ड टू ट्रांसफर, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन्स है वो ट्रांसफर बड़ी मुश्किल से होते हैं, या फिर होते ही नहीं ऑलमोस्ट सिंपल मेथड से। तो इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रोटॉन जो होंगे वो इंटीरियर के अंदर होंगे एटम के, मतलब यार ढंग से पैक टाइप के होंगे, ताकि वो अगेन एटम को छोड़ के जा ना पाए, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रेवल करते हैं फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने बोला कि जैसे अगर जब हमने अपनी कॉम को रब एंड ऑल करा था इन सब चीजों के लिए, तो अब यार हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, हमने नोटिस करा कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करते हैं, और वो सकता है कि हमारे पास जो एटलीस्ट जो प्रोटॉन है वो तो यार इंटीरियर के अंदर है, ताकि वो निकल ना पाए और बेसिकली एटम को छोड़ के भाग ना पाए। तो ये हमारे पास छोटी सी थ्योरी थी, और ये 2 पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन से निकले थे हमारे रिजल्ट्स के अंदर, जो कि यार हमने इस एक्सपेरिमेंट से ग्रास्प करे, ठीक है। पहला हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया, दूसरा हमने प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया। उसके बाद हमने ये भी बोल दिया कि अगर कोई एटम है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होने चाहिए। एंड फोर्थ हमने बोला कि अब प्रोटॉन जो होगा वो इंटीरियर ऑफ एन एटम में एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर बाहर होता तो फिर तो यार वो खुद मतलब लीक काइंड ऑफ हो सकता होता था, या फिर जा सकता था एटम को छोड़ के। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक आता है उसका नाम है मॉडल्स ऑफ एन एटम, ठीक है। अब मॉडल ऑफ एटम का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, क्योंकि हम इसके अंदर काफी अलग अलग टाइप के मॉडल्स देखेंगे, जो कि यार साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सोच समझ के बनाए, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। एंडिंग तो चलो नहीं देखेंगे, आज के डेट में क्वांटम थ्योरी चलती है, बट दैट इज वेरी एडवांस। तो हम एक हद तक बोहर मॉडल तक थोड़ी थोड़ी अपनी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तो थॉमसन मॉडल, ठीक है, थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल क्या कहता है, थॉमसन मॉडल कहता है कि यार एक एटम जो है ना वो प्लम पुडिंग या वाटरमेलन की तरह होगा, ठीक है। अगर कोई एटम है तो वो एक प्लम पुडिंग या वाटरमेलन की तरह होता है। प्लम पुडिंग बोल सकते हो इसको, या फिर वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं कुछ लोग इसको, मर्जी मर्जी है, तुम्हारा नाम है, राइट। तो उन्होंने क्या बोला कि देखो एक एटम जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा, ब्लू से एटम है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि एटम के अंदर जो मैं यहाँ से येलो से हाईलाइटर से मार्क करूंगा ना ये पूरा एरिया,
जो अंदर का पूरा स्पेयर है, ठीक है, जो अंदर का पूरा स्पेयर है, थॉमसन ने बोला कि जो पूरा पूरा स्पेयर है ना यार, ये हमारे पास पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पूरा एक पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ पार्ट हो जाएगा, जहां पे हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। इंशॉर्ट प्रोटॉन्स जो है ना वो अलग से पार्टिकल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करते, वो बेसिकली एक पूरे पूरे स्पेयर की तरह अंदर पूरे कंडेंस हो चुके होते हैं, ठीक है, पूरे पूरे स्पेयर की तरह अंदर कंडेंस हो चुके होते हैं। बिल्कुल जैसे अगर हमारे पास वाटरमेलन होता है, तो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है, वो बोल रहा है कि वो यार हमारे पास प्रोटॉन्स है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स है, या फिर बोल सकते हो इट इज अ पॉजिटिव स्पेयर। एंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फिर कहाँ आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली जैसे हमारे पास वाटरमेलन के अंदर सीड्स होती है, बीच में कहीं भी घुसी होती है, बिल्कुल वैसे ही यार हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भी हमारे पास ऐसे ही सीड्स की तरह यहाँ पे बंदे होते हैं, ठीक है, जैसे मैं जो यहाँ पे रेड में मैंने दिखा रखा है, तो ये दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स। एंड तुम बोल सकते हो कि जैसे वाटरमेलन के अंदर ब्लैक सीड्स होते हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एंड हमारे पास जो बाकी का स्पेयर होता है रेड पार्ट, वो हमारे पास अगेन पॉजिटिव स्पेयर हो जाएगा। सिमिलरली अब प्लम पुडिंग भी ऐसी दिखती है, ठीक है, प्लम पुडिंग भी कुछ ऐसी दिखती है। हम ऑब्वियसली बात है, हम इंडियन से हमने प्लम पुडिंग ज्यादा देखी नहीं होगी, तो इसलिए वाटरमेलन इज अ बेटर एग्जांपल फॉर अस। तो वाटरमेलन को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, राइट, कि अगर मैं वाटरमेलन अगर काटता हूँ, तो उसके अंदर, अगर मैं वाटरमेलन को काटूंगा तो इसके अंदर ये वाला पार्ट पूरा क्या होगा, पॉजिटिव स्पेयर का हो जाएगा। या उसके अंदर कुछ अलग अलग डॉट्स होंगे, ठीक है, जो सीड्स होती है उसके, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। तो बस यही वही चीज थॉमसन ने बोली। एंड अकॉर्डिंग टू हिम बेसिकली क्या होना चाहिए था, देयर इज अ पॉजिटिव स्पेयर एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेड होंगे उसके अंदर, ठीक है, उन्होंने बोला कि इसके अंदर एक पॉजिटिव स्पेयर होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रखे हैं, एम्बेड हो रखे हैं उनके अकॉर्डिंग। एंड सेकंड उन्होंने बोला कि चार्जेस आर इक्वल, दस एटम्स आर न्यूट्रल, ठीक है, तो चार्ज जो होगा वो टोटली इक्वल हो जाता है। जो पॉजिटिव स्पेयर का चार्ज है वही हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स का भी चार्ज होता है, तो वो बेसिकली उनके हिसाब से यार इक्वल हो जाना चाहिए था। तो ये हमारे पास थॉमसन मॉडल था, जिसके अंदर उन्हें बड़ा ही सिंपल सिस्टम बताया कि यार एक हमारे पास बड़ा सा स्पेयर है पॉजिटिव, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रखे, गड़ रखे, जैसे बुलेट्स होती है, बुलेट्स अगर मैं शूट कर दूं वाटरमेलन के अंदर, तो जैसे अंदर फंस जाएंगे, बिल्कुल वैसे इलेक्ट्रॉन भी के अंदर फंस चुके हैं। बट फिर ये मॉडल जो है वो काफी बुरी तरह फेल हुआ था, ठीक है, कैसे फेल हुआ था, तो सेकंड हमारे पास आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल या फिर रदरफोर्ड मॉडल, वट एवर यू कैन कॉल इट। तो रदरफोर्ड मॉडल है वन ऑफ द बेस्ट आई सपोज, एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था, ठीक है, जिससे यार काफी ज्यादा एक अलग ही फिजिक्स को आर्क मिल गया था, एक एज मिल गया था कि यार हम कैसे अपनी थिंकिंग को चेंज करेंगे फॉर एन एटम। तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उनका एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था। है ना, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होगा, क्यों होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली उन्होंने क्या करा, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में करा क्या उन्होंने, क्या उन्होंने सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल फॉर अ वेरी वेरी थिन लेयर, ठीक है, उन्होंने बेसिकली गोल्ड क्यों सिलेक्ट करा था, ताकि यार मैं बहुत ही थिन लेयर ले पाऊँ, उनका ऑब्जेक्टिव था कि यार मुझे बहुत ही थिन लेयर लेनी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा थिन लेयर मुझे लेनी है, मोटी लेयर नहीं लेनी, पहला। दूसरा, उन्होंने फिर क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना, अल्फा पार्टिकल्स यार अगेन एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि है हमारे पास, उनका मास होता है 4u एंड चार्ज होता है वो +2 का होता है, ठीक है, मास कितना होता है 4u का, 4 एटॉमिक मास यूनिट, एंड चार्ज जो होता है वो +2 का होता है। इन शॉर्ट सच बताओ तो यार हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स नथिंग बट दे आर हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस तो मैं नहीं पता, बट आई कैन से हीलियम 2+ चार्ज जो होता है हमारे पास, उसे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास दीज आर अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो हमने क्या करा था इसके अंदर, उन्होंने बहुत ही हाईली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो करा था, ठीक है, हाईली चार्ज नहीं, सॉरी, मतलब हाईली हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने उसके ऊपर फेंका था बॉम्बार्डमेंट करके, ठीक है। इसका जो राइट है, द बेस्ट वर्ड इज बॉम्बार्डमेंट, बॉम्बार्डमेंट करी थी अल्फा पार्टिकल्स। बॉम्बार्डमेंट मतलब किसी भी चीज को तुम बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसे हम बॉम्बार्ड करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, बॉम्बार्ड करते हैं, इन शॉर्ट टक्कर जाती है, टक्कर खाता है वो बहुत तेज जाती है। तो उन्होंने क्या करा कि यार यहाँ से एक हमने एमिटर ले लिया अल्फा के लिए, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स का एमिटर ले लिया, एंड यहाँ से बेसिकली वो अल्फा पार्टिकल्स कर रहा था स्कैटर बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी के अंदर एक गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है, गोल्ड फॉइल के ऊपर वो फेंक रहा था, बॉम्बार्ड कर रहा था, ठीक है, गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्ड कर रहा था। अब यार एक्सपेक्टेड क्या था, ऑब्वियसली बात है, एक्सपेक्टेड क्या था, हमें यार ये एक्सपेक्टेड था कि गोल्ड फॉइल जो वो इतनी ज्यादा थिन है कि इतनी ज्यादा एनर्जी वाला जो अल्फा पार्टिकल होगा वो तो बस उसको उड़ा के चल जाएगा, ठीक है, इन शॉर्ट क्या करेगा, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इसका बेसिकली हमें एक्सपेक्टेड ये था कि एज द फॉइल वाज वेरी वेरी थिन, और द फॉइल वाज वेरी वेरी थिन, हाईली पास्ड अल्फा पार्टिकल वुड पास थ्रू एंड नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, उनका पॉइंट है कोई भी जो अल्फा पार्टिकल है वो पास ना कर पाता, एंड बिना डिफ्लेक्शन के यार सारे के सारे पार्टिकल निकल जाते, बिल्कुल यार ऐसे जैसे अगर कोई गाड़ी है जो कि बहुत ज्यादा वेलोसिटी के अंदर है, ठीक है, अगर कोई गाड़ी है हमारे पास जो कि यार बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी के अंदर है, और उसके सामने अगर यार मैं वो रख दूं, ठीक है, अगर मैं उसके सामने एक वो रख दूं, ठीक है, जो फेंसिंग टाइप की चीज होती है अगर वो रख दूंगा, तो उसे फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो बहुत जल्दी उसको उड़ा के चल जाएगी, ठीक है, उसको उड़ा के चल जाएगी। बिल्कुल सिमिलर है हमारे पास यहाँ पे ये हो रहा है कि जो गोल्ड फॉइल है वो बहुत ज्यादा पतली है, एंड हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, इसकी वजह से एक्सपेक्टेड ये था कि बिना डिफ्लेक्शन की जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाएंगे।
बट रियलिटी यार इसके बिल्कुल अलग थी। रियलिटी बिल्कुल इसका अपोजिट टाइप काइंड ऑफ चीज थी। हुआ क्या कि 99% पार्टिकल्स है वो तो अनडिफ्लेक्टेड चले गए जैसा एक्सपेक्टेड था। ठीक है कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, राइट। बट धक्का उनको कहाँ लगा? धक्का तब लगा यार जब हमने ये चीज देखी कि वेरी लो, वेरी फ्यू वर डिफ्लेक्टेड अ बिट। ठीक है, तो बहुत सारे, बहुत कम अमाउंट में थे, पर थे यार ऐसे पार्टिकल्स भी जो कि यार थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हो गए थे। क्या हुआ? थोड़े थोड़े क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए थे। अंडर 12,000 में सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा होता था जो कि एग्जैक्टली बाउंस बैक कर जाता था। ठीक है, जो कि एग्जैक्टली क्या करता था, बाउंस बैक कर जाता था। मतलब यार आगे गया, ऐसा कुछ हुआ कि जैसे कोई बहुत मोटी दीवार है, वहां से टक्कर खा के वापस आ गई। जैसे अगर तुम अपनी बॉल को फेंकते हो, ठीक है, दीवार पर वापस आ जाती है, राइट। तो बिल्कुल वैसा कुछ हो गया, कुछ 12,000 में से एक पार्टिकल के साथ। एंड यार ऑब्वियसली बात है, ये कुछ बिल्कुल सडन सी ऐसी चीज नहीं है कि यार ये होनी चाहिए थी, ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था, राइट। तो इसलिए हम बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट ने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या यार ये कैसे हो सकता है, रियलिटी इतनी डिफरेंट कैसे हमारे एक्सपेक्टेशन के साथ। क्योंकि प्लम कोडिंग मॉडल था वो तो बेसिकली यार ऐसी एक्सपेक्टेशन हमें दे रहा था कि यार हमारे पास जो सारा का सारा मास है वो इतने बड़े एरिया के अंदर फैल रखा है, इतने बड़े वॉल्यूम में फैल रखा है, तो बहुत ही प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार उसको इन शॉर्ट अल्फा पार्टिकल्स को क्रॉस करने के अंदर। पर रियलिटी बिल्कुल अलग थी। इसकी वजह से यार हमारे पास जो प्लम कोडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल था वो कम्प्लीटली फेल हो गया था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज क्लियर हो गई थी कि यार ये चीज तो बिल्कुल गलत है, हमें कुछ नया मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, नया मॉडल क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो फिर यार हमने इसका, अगर मैं एक्सपेरिमेंट भी इसका मतलब एक्सपेरिमेंट को थोड़ा डायग्रामेटिकल देखने की कोशिश करूँ, तो अब तुम पहले कंक्लूजन पे आते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, कंक्लूजन पे आते हैं पहले। तो कंक्लूजन कहता है यार, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट हमें ये चीज पता चल गई। ठीक है, पहला, मोस्ट ऑफ द स्पेस, ठीक है, जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द स्पेस होगी किसी भी एटम के अंदर वो एम्प्टी होगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। जनरली जो सारी की सारी स्पेस होती है एटम के अंदर वो बोल रहा है कि एम्प्टी होनी चाहिए, पहला। दूसरा, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है 99% ऑफ द पार्टिकल्स है वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए थे। दूसरा आता है वेरी फ्यू पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड। ठीक है, बहुत कम पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो गए थे, जो कि शो करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो काफी कम वॉल्यूम कवर करेगा। ठीक है, जो पॉज क्योंकि ऑब्वियसली बात है अल्फा पार्टिकल पे +2 का चार्ज है। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल +2 का चार्ज रखते हैं, तो अगर मुझे इनको डिफ्लेक्ट करवाना है तो यार ऑब्वियसली बात है डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, अगेन यहाँ पे धक्का पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, धक्का पड़ रहा है। तो इन शॉर्ट वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे दो पॉजिटिव चार्जेस, अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज को डिफ्लेक्ट करवाना है, तो व्हाट आई नीड टू हैव इज, मैं मुझे पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, पॉजिटिव चार्ज की जरूरत पड़ने वाली है ताकि डिफ्लेक्शन देखी जाए। तो यार डिफ्लेक्शन के लिए बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस एटम के अंदर वो बहुत ही छोटे वॉल्यूम के अंदर है। ठीक है, वो क्या है, बहुत ही छोटे वॉल्यूम के अंदर कवर्ड हो रखा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे सामने क्या आता है, अ वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन गॉट डिफ्लेक्टेड। ठीक है, बाय 180 डिग्री। तो यार बहुत ही ज्यादा स्मॉल फ्रैक्शन, जैसे हम बोल रहे थे 1/12,000 अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब कि यार बाउंस बैक करके वापस आ गए, शोइंग की द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट अ वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि यार अगर ये चीज होनी है तो अगर कोई दीवार की तरह काम करना है यहाँ पे, तो क्या होगा कि जैसे अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया, ये भी पॉजिटिव चार्ज का, ये भी पॉजिटिव चार्ज का, राइट। एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होना चाहिए ताकि क्या, तब बेसिकली क्या होगा कि यार इतना छोटा पार्टिकल की वजह से जब वो बहुत क्लोज आ जाएगा तो इसकी रिपल्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो अल्फा पार्टिकल है वो वापस पीछे की तरफ धक्का खा के चले जाएगा, राइट। तो इससे हम बोल सकते हैं 100% डिफ्लेक्शन वाला केस। तो 100% डिफ्लेक्शन है तभी हो पाएगी हमारे पास, 100% डिफ्लेक्शन हमारे पास तभी हो पा रही होगी जब हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही ज्यादा छोटे एरिया के अंदर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे वॉल्यूम के अंदर कंसंट्रेटेड है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहेंगे। आज से हमारा उसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियस हो जाता है। एंड फ्रॉम डेटा, और यार डेटा से हमने जो हमारे पास डेटा वेटा आया था उससे साइंटिफिक लोगों ने कैलकुलेट करा कि जो हमारे पास रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा वो एटम के रेडियस से 10⁻⁵ टाइम्स होगा। ठीक है, मतलब कि यार अगर एटम का रेडियस है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इंशॉर्ट एटम का रेडियस अगर हमारे पास 1,00,000 मीटर है, तब हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा उसका रेडियस कितना होगा, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इतना ज्यादा फर्क आना था बिटवीन एन एटम एंड न्यूक्लियस। ठीक है, बिटवीन एन एटम एंड न्यूक्लियस। एंड हम ये चीज तो जानते हैं ऑलरेडी कि जो एटम होता है वो 10⁻⁹ के ऑर्डर के खुद में ही होता है। ठीक है, जो एटम्स होते हैं वो 10⁻⁹ के ऑर्डर के होते हैं मीटर में। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो 10⁻14 मीटर के ऑर्डर का चले जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत 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 ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटे एरिया के अंदर पैक हो रखा है, जिसकी वजह से ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा है फॉर वेरी 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 फ्यू अल्फा पार्टिकल, राइट। तो ये इतनी जो हमने कंक्लूजन निकाले उनके बेस पे हमने जो हमारे पास एक मॉडल बन के आया, एक मॉडल बन के आया, एज मॉडल के बेसिकली हमने बेस पे क्या बोला
तब इसके बेस पे यार रुदरफोर्ड ने बोला कि देखो यार एक सेंटर में न्यूक्लियस होगा जो कि यार बहुत ही छोटा होगा, एंड उसके अराउंड बेसिकली हमारे पास जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है उसके अराउंड घूम घूम रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल जैसे यार हमारे पास जैसे सन है अंदर, ठीक है, और हमारे पास एक अर्थ है, ठीक है, जो गोल गोल चक्कर मारती है, बिल्कुल वैसे ही यार हमारे पास अब जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो भी यार पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे गोल गोल चक्कर मार रहे होंगे। और यार ऑब्वियस ही बात है, ये ऐसे चक्कर क्यों मार पा रहा है, बिल्कुल बाहर या अंदर क्यों नहीं भाग रहा, उसका रीजन आगे यही रहेगा कि हमारे पास यहाँ पे अट्रैक्शन है, ठीक है। क्या यहाँ पे अट्रैक्शन होती है और अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स वाला सेम केस है यार, हमने फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशन पढ़ी होगी, तो बिल्कुल वैसा ही सेम हमारे पास यहाँ पे केस देखने को मिल जाता है। इट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट, राइट। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यार हमारे पास सेंटर में है न्यूक्लियस के हिसाब से, एंड जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो अब आसपास क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल जैसे यार हमारे पास अर्थ सन का चक्कर लगाती है। अगर यार हम इस मॉडल को थोड़ा विजुलाइज कर पाते हैं, तो इसको यार विजुलाइज करने के लिए हम ये वाले डायग्राम पे जा सकते हैं कि अब यहाँ पे हुआ क्या, अब इसको समझते हैं, राइट। यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या, तो यहाँ पे बेसिकली एक छोटी सी चीज हुई, क्या चीज हुई कि हमारे पास जैसे जो 99% थी जो अनडिफ्लेक्टेड चली गई थी, वो तो बेसिकली यार कुछ ऐसे एरिया से निकल गई जहाँ पे यार कोई भी न्यूक्लियस से एनकाउंटर इसका हुआ नहीं, राइट। जैसे कुछ ऐसा एरिया हो गया ऐसा, राइट। न्यूक्लियस जो बहुत ही दूर सा है, ठीक है, तो पता भी नहीं चला, बिल्कुल खाली जगह से निकल गई, कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा आता है वेरी फ्यू जो डिफ्लेक्ट होगी ना, वो कैसे होंगे यार, जो कि न्यूक्लियस से ना बहुत क्लोजली निकली होगी, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस से बहुत क्लोजली निकली होंगी। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल जाती है। तो इसलिए वेरी फ्यू जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई थी, एंड जो 1/12,000 की जो रेशियो वाले जो बाउंस बैक कर गई थी, वो कैसे होगा, जब यार कोई न्यूक्लियस की बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई न्यूक्लियस की तरफ आएगा ना, तब वो एग्जैक्टली क्या कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा, क्योंकि यार यहाँ पे अगेन न्यूक्लियस जो है बॉल की तरह काम करेगा फॉर दैट अल्फा पार्टिकल, राइट। तो ये चीज हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये चीज हमारे पास हो रही है और कैसे रुदरफोर्ड मॉडल इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। बट अगेन कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती, खासकर केमिस्ट्री में, तो अगेन तो ड्रॉबैक यहाँ पे निकल के आता है। एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरम, every particle undergoing acceleration constantly lose energy as radiation, ठीक है। तो अब यार मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है हमारे पास यार अगेन कॉलेज लेवल पे पढ़ते हैं इसको, एंड 11 12 के लेवल पे भी पढ़ते हैं, बट यस इसका जब हम बस एक स्टेटमेंट डाल लेंगे, इसकी क्या स्टेटमेंट जानेंगे कि यार अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एवरी पार्टिकल अंडरगोइंग एक्सेलरेशन, ठीक है, हर पार्टिकल जो एक्सेलरेशन अंडरगो करता है वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी लूज करेगा रेडिएशन के तौर पर, ठीक है। इन शॉर्ट है बेसिकली कुछ यहाँ पे ऐसा होगा, क्या कोई चीज गोल चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन के अंदर होती है, ये चीज हमें जाननी है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अगर ऐसा कोई गोल चक्कर लगा रही है कोई चीज, तो इन शॉर्ट वो क्या कर रहा होगा, कॉन्टिन्यूसली वो एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है, एनर्जी जो है वो ऐसे लूज करता रहेगा एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। ऐसा कुछ होगा कि एनर्जी वो छोड़ता रहेगा, एनर्जी के पैकेट्स लगा लो कि पैकेट्स फेंक होगा, राइट। तो अगर ऐसी चीज हो रही है, तो इन शॉर्ट यार जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि यार गोल गोल चक्कर लगा रहा है हमारे पास न्यूक्लियस कह रहा हूँ, वो भी अपनी कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज करता रहेगा। द एटम Thus, in an atom, the electron will lose energy and fall inside the nucleus. अगर एनर्जी खत्म हो जाती है तो फिर वो थक जाएगा एंड क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, ठीक है। तब बेसिकली वो क्या थक जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड मॉडल। बट ऑब्वियसली बात है, हम सब जानते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ट्रू है नहीं। क्यों है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हम जानते हैं कि एटम्स तो यार स्टेबल होता है, ठीक है। एटम्स क्या है, स्टेबल है, मैं स्टेबल हूँ, तुम स्टेबल हो, मेरा लैपटॉप स्टेबल है, और हम सब एटम से बने हैं, राइट। तो अगर एटम्स ऐसे ही बेकार डिके होने लग जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसी एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में गिर के सब कुछ खत्म कर देंगे, राइट। तो अगर ऐसा सीन होता है तो भाई फिर तो यार हमारे पास हम एग्जिस्ट ही ना करते, हमारी दुनिया एग्जिस्ट ना करती, तो फिर ये वाला चीज जो है ये बिल्कुल हमारे पास क्या होती है, बेतुकी बन जाती है। तो ये ड्रॉबैक है बहुत बड़ा रुदरफोर्ड मॉडल का। पर ये रुदरफोर्ड मॉडल ने एक अच्छा एग्जांपल दिया था कि कैसे यार हम एटलीस्ट ये नहीं बोल पाएंगे कि थॉमसन मॉडल ठीक है। रुदरफोर्ड मॉडल भी गलत था पर थॉमसन मॉडल भी ठीक नहीं था। तो अब ये दोनों गलत हो गए, तो फिर यार हमारे पास नई चीज क्या आती है, नई चीज बन के आती है जिसे हम कहते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो नेक्स्ट हमारे सामने आता है बोहर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। बोहर मॉडल है हमारा सेकंड बेस्ट, सबसे अच्छा बेसिकली बोल सकते हो हमारे पास मॉडल ऑफ एन एटम है। बेस्ट तो यार आज के डेट में हमारे पास क्वांटम मॉडल होता है, जो कि अगेन तुम्हारे कोर्स के बहुत ज्यादा पार है, बट अभी के लिए बोहर मॉडल इज योर बेस्ट होप, ठीक है। तो बोहर मॉडल बेसिकली क्या कहता है, यार बोहर ने रुदरफोर्ड को करेक्ट करा था, ठीक है। ही करेक्टेड रुदरफोर्ड मॉडल बाय सेइंग, उन्होंने बोला कि यार ओनली अ सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी भी रेडियस पे तुम एग्जिस्ट करवा लो एटम को, इलेक्ट्रॉन को, ऐसा नहीं होगा। तो स्पेसिफिक डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ही हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो हो सकते हैं, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, गोल गोल चक्कर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यार किसी भी रेडियस पे एग्जिस्ट करेंगे, नहीं, किसी एक स्पेसिफिक रेडियस या फिर बोल सकते हैं किसी स्पेसिफिक डिस्क्रीट ऑर्बिट पे ही वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, पहला। दूसरा है, जब भी ऐसे स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के अंदर होंगे तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट या फिर, ठीक है, रेडिएट या फिर गेन नहीं करते, ठीक है। जब तक यार वो ऐसे किसी
स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर, डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर है, तब तक एनर्जी का कोई गेन या लूज नहीं होगा, राइट। तो उन्होंने बोला कि भैया मैक्सवेल बाबा तुम ठीक हो, पर एटम के अंदर ऐसी चीज होती है कि जब तक तुम एक डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर हो, तब तक ये जो तुम्हारा लॉ है वो काम नहीं करेगा। पहला मतलब एनर्जी के अंदर लूज नहीं होगा, एंड वो अपना मस्त मस्त गोल गोल चक्कर लगाता रहेगा। एंड वो स्पेसिफिक ऑर्बिट जो होते हैं हमारे पास, स्पेशल ऑर्बिट्स है, उनका नाम बोहर ने दे दिया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ठीक है, डिस्क्रीट ऑर्बिट बोल दिया इनको। एंड अगेन इसके अगर मैं थोड़ा विजुलाइज कराना चाहूँ तो बेसिकली इसको हम ऐसे कुछ देख सकते हैं कि एक बीच में सेंटर में यार एक न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंटर में एक न्यूक्लियस है। उन्होंने बोला कि हमारे पास किसी भी रेडियस पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता न्यूक्लियस, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसे को स्पेसिफिक रेडियस पे एग्जिस्ट करना पड़ेगा। और हमने उन बेसिकली जो रेडियस है ना, उन रेडियस है उनका हमने क्या नाम दे दिया, उनको हमने दे दिया नाम शेल्स, ठीक है, उनको हमने क्या बोला, शेल नाम दे दिया, राइट। कि हमारे पास अगर कोई ऐसा रेडियस है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम पा रहा है तो हमने उस लेयर को नाम दे दिया शेल। एंड डिस्क्रीट ऑर्बिट या शेल एक ही चीज होती है, ठीक है, डिस्क्रीट ऑर्बिट या शेल एक ही चीज है। तो हमने बोला कि यार हमारे पास 4 शेल होती है, ठीक है, 4 शेल होती है। पहला होता है के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल, ठीक है। तो हमारे पास 4 शेल है, 1 2 3 4 एन की, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज डिफाइन करते हैं, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4। मतलब कि शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4। ए हमारे पास शेल नंबर 1 होती है, एल हमारे पास शेल नंबर 2 होती है, एम हमारे पास शेल नंबर 3 होती है, एन हमारे पास शेल नंबर 4 होती है, ठीक है। तो उन्हें इस बेसिस पे अपना जो मॉडल है उसको डिस्क्राइब करा था। एंड बोहर ने बोला यार ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की डेट में इसको डिस्क्राइब करने का, एटलीस्ट तुम्हारे लेवल पे ये बेस्ट तरीका डिस्क्राइब करने का किसी भी एटम को, कि हमारे पास डिस्क्रीट लेयर्स हमारे पास रहती है फॉर एन एटम, rather than कि हमारे पास किसी भी ऑर्बिट के अंदर वो घूमता रहे। एंड थॉमसन मॉडल तो अगेन बिल्कुल ही खराब था, तो उसको हम बात भी नहीं करेंगे। लास्ट है हमारे आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक जो मैं लूंगा उसका नाम है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? जे चैडविक्स ने डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल व्हिच हैड नो चार्ज बट मास, ठीक है। तो यार जे थॉमसन, जो जे चैडविक थे, उन्होंने एक और बेसिकली हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल निकाला जिसका नाम था न्यूट्रॉन। एंड उसका कोई चार्ज नहीं था, पर उसके ऊपर मास जो था वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्वल था, ठीक है। जो उसका मास था वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्वल हो जाता था, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बताई कि यार एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसका मास जो है, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का देखो सिंबल क्या होता है, न्यूट्रॉन का सिंबल इज एन, ठीक है, एन न्यूट्रॉन फॉर न्यूट्रॉन के लिए एन। एंड जीरो जो है, जीरो का मतलब है कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इन शॉर्ट है वो अनचार्ज है या फिर बोल सकते न्यूट्रल है, ठीक है। तो एम ऑफ एन नॉट बोल सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ अ प्रोटॉन, प्रोटॉन इज पी प्लस, राइट। तो बस ये हमारे पास एक चीज है जो हमें देखनी थी फॉर अ न्यूट्रॉन। एंड ऑल्सो यार अगर ऑब्वियसली बात है, देखो सिंपल लॉजिक बताता हूँ, अगर हमारे पास एक एटम है, ठीक है, अगर एक एटम है तो हमने देखा इसके 3 कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। एटम कैन बी रिटन एज पहला न्यूट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ऑब्वियसली बात है अगर मुझे मास निकालना है एटम का, तो व्हाट आई वुड डू इज मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मास ऑफ एन एटम इज मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर हम सब जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो बहुत ही कम है, ठीक है। हमने क्या देखा था, 2000 गुना कम था प्रोटॉन से भी, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि ये ना नियरली नेग्लिजिबल है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं नियरली जीरो मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि भैया मास जो होगा किसी भी एटम का, इट इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज वैसे यहाँ पे लिख भी दी है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एन एटम। तो बस ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। इसी के साथ आज की छोटी वीडियो खत्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड तुम्हें चीज समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी अलग टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर बचे उनके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, तो वीडियोस को देखते रहें। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, चलता हूँ, शब्बा खैर, पढ़ते हैं।